देखिए, कार्ल मार्क्स आए और अपनी फिलॉसफी देकर चले गए। अब बेस्ड ऑन दिस आइडियोलॉजी रशिया में रेवोल्यूशन आ गया इन 1917, जिसमें लेनिन ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन यूरोप में क्या हुआ? यूरोपियन सोशलिस्ट ने मार्क्स के फीचर्स को एज इट इज अडॉप्ट क्यों नहीं किया? इन्होंने कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से कुछ सीखा और अपनी खुद की सोशलिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बनाई। लेकिन तब भी इनकी आइडियोलॉजीज मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रही। कुछ कुछ मार्क्स से काफ़ी क्लोज हैं और कुछ कुछ मार्क्स से कहीं ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसी 5 मेजर सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज आफ्टर मार्क्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि यूरोप के आसपास सेंटर्ड हैं, लेकिन यूरोप के अलावा भी इनके वाइड रीचिंग इम्पैक्ट्स हुए हैं, इंक्लूडिंग इन भारत। तो चलिए आज के इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स के स्कूल को उठा के, एंड दैट इज रिविजनिज्म और इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इवोल्यूशन मतलब एक स्लो प्रोसेस, मतलब ये लोग वायलेंस में कंप्लीटली बिलीव तो नहीं करेंगे जैसा मार्क्स बिलीव करते थे कि हाँ जी, अचानक से जब क्लास कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब एक वायलेंट रेवोल्यूशन आएगा, ऐसा तो ये कुछ भी बिलीव नहीं करेंगे। एंड इनफैक्ट अगर आप इन स्कूल वालों को देखें तो ये एडवर्ड बर्नस्टीन ने प्राइमरली इस स्कूल को लीड किया था। हाँ, इसमें इनिशियल लेवल पर कुछ और भी थिंकर्स थे, जैसे एक फर्डिनांड लेसेल सर थे जो इस स्कूल के फॉर्मेशन को देखते हैं, लेकिन प्राइमरली एडवर्ड बर्नस्टीन ने प्राइमरली इसको लीड किया है इन इट्स एवोल्यूशन। पीक इनके टाइम पर आया और इनको लेनिन का कंटेम्प्रेरी भी बोला जाता है बाय द वे। तो ये उसी टाइम पीरियड की बात है, याद है, लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी। इनका साफ साफ कहना है भाई, रेवोल्यूशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको ज़रूरत है राइट टू वोट की। वर्कर्स को राइट टू वोट दिलाओ, सबको यूनिवर्सल राइट टू वोट दिलाओ और पार्लियामेंट्री रोड टू सोशलिज्म को प्रैक्टिस करो। इसी को एडवर्ड बर्नस्टीन ने स्नोडेन बोल दिया, एक और तरीके से मेंशन किया। इन हिज लैंग्वेज ही हैज मेंशन्ड इट एज एयरफुर्थ द्रोगरा, मतलब नो रेवोल्यूशन इज नीडेड, फ्यूटिलिटी ऑफ रेवोल्यूशन। ज़्यादा क्रांतिकारी बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे कुछ फायदा होता नहीं है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपको लाइक अ स्नेल स्ट्रगल नहीं करना, आपको पार्लियामेंट को डोमिनेट करने की कोशिश करनी है थ्रू अ मेजॉरिटी, और उससे आपको लेजिस्लेशंस प्रपोज करने हैं एंड दीज लेजिस्लेशंस शुड क्लियरली लीड अ चेंज टुवर्ड्स रियलाइजिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, राइट। लेकिन इसी से इंस्पायर होकर एक और स्कूल आया था सिमिलर टू दिस, एंड दैट इज कॉल्ड एज जर्मन सोशल डेमोक्रेसी। ये इसका और थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन है और इसमें भी आयरॉनिकली आपके फर्डिनांड लेसेल सर इन्वॉल्व थे, फर्डिनांड लेसेल सर, और इन्होंने इस स्कूल को प्राइमरली लीड किया। सिमिलर थॉट्स हैं, जर्मनी में सोशलिज्म की तरफ काम करना है लेकिन डेमोक्रेसी की हेल्प से करना है, बट दिस इज मोर स्पेसिफिक इन नेचर। ये लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव थे। तो ये हमने 2 स्कूल्स देख लिए, प्राइमरली इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। लेकिन अब आ जाता है हमारा तीसरा स्कूल जो सबसे ज़्यादा फेमस है, दैट इज फैबियन सोशलिज्म। फैबियन सोशलिज्म मतलब जब लोहा गर्म है तब आप हथौड़ी मार दो। आपको याद होगा यहाँ पर वेब की बात होती है, सिडनी वेब एंड बेट्रिस वेब। लक्ष्मीकांत की आपकी किताब में लिखा हुआ है साफ साफ कि ये वेब आपके जो है इनके घोष हमारे इंडियंस को भी सताते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, क्योंकि हमारे मेजर सोशलिस्ट फीचर्स अगर आप देखो तो वो यहाँ से आ रहे हैं, वेब फैमिली से आ रहे हैं। एक्चुअल में हमारे यहाँ पर लिंकेजेस हैं, हमारे नेहरू जी भी इस स्कूल ऑफ थॉट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, लेकिन आया ये ब्रिटिश से है और ये फैबियस मैक्सिमस की आइडियोलॉजी पर बिलीव करते हैं। मतलब जब लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारना है, उसके पहले नहीं मारना। मतलब सोशलिस्ट को वेट करना है फॉर द राइट टाइम एंड द राइट अपॉर्चुनिटी। जब तक अपॉर्चुनिटी सही नहीं आती है तब तक आपको यहाँ पर सोशलिज्म लाने की कोशिश नहीं करनी है। इनफैक्ट 2 तरीके की एक्शंस हैं जो प्राइमरली सोशलिस्ट को करनी चाहिए इनके हिसाब से। वन इज एजुकेशन, अवेयरनेस। अवेयरनेस इतनी फैला दो सोशलिज्म के लिए इन दी सोसाइटी कि इनफैक्ट एलीट क्लासेस जिनका शायद इंटरेस्ट भी ना हो सोशलिज्म में, इनका शायद इंटरेस्ट हो कैपिटलिज्म में, तब भी ये खुद सोशलिज्म के लिए ही बात करें।
और इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री रूट को कंटिन्यू रखो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करो और इसके थ्रू अपने नंबर्स को बढ़ाते जाओ। फिर जब आप समय अपॉर्चुन देखो तो इसी अवेयरनेस को यूटिलाइज कर कर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही सोशलिज्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो इनका साफ साफ कहना है, देखो ओवरनाइट अचीवमेंट तो होगा नहीं, इनफैक्ट आप जो कॉन्शियसनेस लाने की कोशिश करोगे इनटू द लार्जर मासेस, इसमें मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसलिए आप देखोगे यहाँ पर इस स्कूल ऑफ थॉट में मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि यही मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ के डिफ्यूजन में सोसाइटी में हेल्प करते हैं। जो भी आइडिया होगा, जो भी पहुंचाना होगा, वो ये मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल बैठकर पहुंचा देगा। अगर आप इसके और इम्पॉर्टेंट मेंबर्स की बात करो तो इसमें एक मेंबर थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये भी इम्पॉर्टेंट थे। और हमारी भारत की फीमेल नेशनलिस्ट, नाम गैस करो, एनी बेसेंट, ये भी इसमें इन्वॉल्व थी। सिडनी और बीट्रिस वेब तो थे ही, इन्हीं से ओरिजिन हुआ है स्कूल, साथ में GDH कोल भी इन्वॉल्व था। एक्चुअल में दिस स्कूल ऑफ थॉट इज कंसिडर्ड एज नियरेस्ट टू लिबरलिज्म, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर किसी वायलेंस की बात नहीं है, डेमोक्रेसी में लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेट करने की बात है, अवेयरनेस की बात है। इसी टाइप के नैरेटिव्स कुछ वेस्टर्न सोसाइटीज में लिबरल स्कूल ऑफ थॉट भी फैलाता है। सो दिस इज क्लोजेस्ट टू द लिबरलिज्म एक्चुअली। हाँ, गोल इनका अलग है, थोड़ा सा सोशलिस्ट वेलफेयर की तरफ ये फोकस करते हैं। अगला स्कूल ऑफ थॉट इज स्टार्कली डिफरेंट देन दिस, फैबियन स्कूल। ये है सिंडिकलिज्म। ये लोग फ्रेंच वेराइटी है। अब क्योंकि फ्रेंच वेराइटी है तो ब्रिटिश जैसे ग्रेजुअल या नॉन वायलेंट तो होगे नहीं, ये बेसिकली एक वायलेंट स्कूल ऑफ थॉट है एंड दिस इज कंसिडर्ड एज नियरेस्ट टू द मार्क्सियन स्कूल ऑफ थॉट। आप समझ रहे हो? और ये लोग मार्क्स के बेसिक प्रिंसिपल को सपोर्ट भी करते हैं। इनके एक्सपोनेंट्स कौन कौन से थे? देखो, एक तो यहाँ पर सोरेल है, एक और यहाँ पर फर्डिनेंड है, लेकिन वो फर्डिनेंड रसेल नहीं है, लसेल नहीं है। दिस इज फर्डिनेंड फ्रेंच, मतलब फर्डिनेंड पेलियोतियर। इसी के साथ साथ एक और है एमिली पोवर्ट। इनका आप मेंशन एक बार फेमिनिज्म में भी देखोगे आगे, एमिली पोवर्ट। प्राइमरीली इनके हिसाब से वर्कर्स को अपनी यूनियंस को फॉर्म कर लेना चाहिए, लेकिन यूनियन से क्या होगा? ये यूनियंस पॉलिटिकल स्टेट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेट मीनिंगलेस है, राइट? एक्चुअल में रियल इंटरेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्क्स कहा करते हैं बाकी सारे फीचर्स सुपर स्ट्रक्चर के हैं, इकोनॉमिक ही बेसिक स्ट्रक्चर है आपका। एंड दैट्स वाई स्टेट शुड बी लेड बाय द वर्कर्स। और सारे पॉलिटिकल ऑफिसेस जब सिंडिकलिज्म अपने काम कर देगा विद द हेल्प ऑफ यूनियन, सो सारे ही पॉलिटिकल ऑफिसेस विल बी हेल्ड बाय द वर्कर्स हियर। लेकिन ये ऐसा करेंगे कैसे? तो इन्होंने मेथड बताया है वायलेंट मेथड का। कैसे भाई? स्ट्राइक्स को कंडक्ट करो, क्योंकि यूनियंस हैं, स्ट्राइक्स करने में माहिर हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भी ये सब करता था। तो स्ट्राइक्स करो, स्लो डाउन करो और वहां से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगला स्कूल ऑफ थॉट है गिल्ड सोशलिज्म। आखिरी स्कूल ऑफ थॉट है, बस 2 मिनट में हम इसको रैप अप करेंगे। सो हाउ दिस गिल्ड सोशलिज्म वर्क्स है। एक मैंने आपको थिंकर बताया इन फैबियन सोशलिज्म एंड दैट वाज GDH कोल। तो एक्चुअल में आपके जो गिल्ड सोशलिज्म है उसमें भी यही GDH कोल सर इन्वॉल्व है। अब गिल्ड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, एंशिएंट इंडिया में भी बहुत सारे गिल्ड्स थे, राइट? आर्टिजन्स के, ऑयल वर्कर्स, जितने भी आपके परफ्यूम वाले थे, सबके गिल्ड्स बने हुए थे। गिल्ड्स मतलब नथिंग बट अ ग्रुप। अब इनके हिसाब से फ्रेंच की सोसाइटी में 2 टाइप के आपके रिप्रेजेंटेशन है। तो एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब फंक्शंस के हिसाब से इंसान का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिनमें गिल्ड्स को भी जगह मिलनी चाहिए। अलग अलग वर्कर्स के टाइप्स हैं जिनके अलग अलग गिल्ड्स हैं, राइट? इन सबको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए इन फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन अंडर द पार्लियामेंट। और एक आपका टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन तो है ही सही, टेरिटरीज के बेस पर कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं और उनसे रिप्रेजेंटेशन आता है। मतलब इन्होंने एक नया ही आइडिया प्रमोट करने की कोशिश की है सो दैट वर्कर्स को ज़्यादा वॉइस मिले। और जब वर्कर्स को डेमोक्रेसी में ही ज़्यादा वॉइस मिल गए तो स्टेट इन वर्कर्स की भी बात सुनेगा, और तब फिर स्टेट सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म का इंस्ट्रूमेंट रहा नहीं, और उससे आप यहाँ पर सोशलिज्म को इंश्योर कर सकते हैं। ये सोशलिज्म का मतलब ही यही है, राइट?
टू शेयर। अब कैपिटलिस्ट और वर्कर अगर साथ में काम कर रहे हैं तो इट इज़ टू शेयर। ये भी एक्चुअली मोस्टली आप देखो, ये भी फ्रेंच आइडिया ही है, फ्रांस में ज़्यादा। तो इनमें से आप देख रहे हो जो रिविजनिस्ट और जो बहुत अलग आइडियाज़ हैं वो फ्रांस के आइडियाज़ हैं। तो फ्रांस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इन सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स से। एक और है माओ जेडोंग। अब माओ जेडोंग को ज़्यादा डिस्क्राइब करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। ये वायलेंस में बिलीव करते थे, लेकिन ये इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट थे क्योंकि ये एक नेशनल स्ट्रगल लड़ रहे थे चाइना में, और साथ साथ ये फ्यूडलिज्म के भी अगेंस्ट थे क्योंकि इन फ्यूडल्स ने चाइना को बर्बाद करके रखा था। और इनके हिसाब से रेवोल्यूशन एक बार नहीं होता, इनके हिसाब से रेवोल्यूशन चलता जाता है, कंटिन्यूस रेवोल्यूशन है। क्योंकि जो फाइट है बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स, बिटवीन दीज पीपल है, बिटवीन दी सबॉर्डिनेट, जैसे माओ के हिसाब से फाइट किसके बीच में है, ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और पेजेंट्स हैं इनके बीच में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, माओ जेडोंग का पूरा बेस ही पीजेंट्स हुआ करता था। तो ये जो फाइट है, ये जो डायलेक्टिक्स है, ये कंटिन्यूस है, और दैट्स वाई रेवोल्यूशन भी कंटिन्यूस है। और इसीलिए आपको रिएक्शनरी एलिमेंट्स को कंटिन्यूसली एलिमिनेट करना है। ये क्यों बोल रहे होंगे आप समझ रहे होंगे। इनका आइडिया ये होगा कि ऐसा करके हम चाइना में 1000 फ्लावर्स ब्लूम कैंपेन चलाएंगे, उसके अंदर लोगों को बोलेंगे कि अपनी रियल फीलिंग्स बताओ। जब लोग अपनी रियल फीलिंग्स बता देंगे तो उनमें से बहुत सारों का पर्ज और एलिमिनेशन करवा देंगे अंडर द गार्ब ऑफ कल्चरल रेवोल्यूशन। चाइनीज़ लोग हैं, आपको पता ही है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली श्रूड होते हैं, क्लेवर होते हैं, और इसी टाइप की साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स से अपने एनिमीज़ को हटाने की कोशिश करते हैं। सो एक्चुअल में हियर माओ जेडोंग बिलीव्ड इन दी पावर कंसेप्ट कि हाँ भाई वायलेंस से सब कुछ होता है एंड पावर फ्लोज थ्रू दी बैरल ऑफ द गन। और इसके साथ साथ ये गुरिल्ला वॉरफेयर में भी काफ़ी बिलीव करती है क्योंकि इन्होंने इम्पीरियलिस्ट जितनी भी पावर्स थी उनको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के थ्रू इसी गुरिल्ला वॉरफेयर से ही हराया था। बाकी आपको ये टॉपिक कैसा लगा बताइए, आगे और आपके लिए क्या छोटे छोटे हम कॉन्सेप्ट्स लेकर आए इसके बारे में बताइएगा। थैंक यू पीपल, लाइक शेयर कमेंट।